वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी त्रुटियों के संयोजन की, जिसके अंतर्गत हमने गुणन, भाग और घात के कारण त्रुटियों को समझा था। आज उन्हीं त्रुटियों को अपने न्यूमेरिकल के आधार पर समझने वाले हैं। अपनी बुक के कुछ न्यूमेरिकल है उसको अपने सोल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल होंगे। तो सबसे पहले मैं रिवाइज कर दूं कि जो हमने गुणन, भाग और घात के कारण त्रुटियाँ देखी थी उसके लिए फॉर्मूले क्या थे। तो गुणन के लिए और भाग के लिए जो भी त्रुटि निकल के आई थी वो कुछ आपने ऐसा ज्ञात किया था, डेल एक्स बटे एक्स इज इक्वल डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, और यहाँ स्टार्टिंग में प्लस माइनस था। तो गुणा और भाग के कारण जो त्रुटि है वो इस प्रकार से आएगी निकल के। ये जो त्रुटि है वो अपेक्षित त्रुटि होगी। त्रुटियाँ इससे पहले आपने 3 भाग पढ़ी थी, परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पे आपने अपेक्षित त्रुटि में ये देखा था कि यहाँ पे डेल एक्स होगा वो त्रुटियों का माध्यमान यानी कि परम त्रुटियों का माध्यमान होगा, और एक्स है वो एक एवरेज वैल्यू होगा। तो माध्यमान और एक एवरेज यानी कि औसत मान का जो अनुपात होता है वो हमेशा अपेक्षित त्रुटि होता है, या सापेक्ष त्रुटि जिसको हम कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो त्रुटि आती है वो एक्स के मान में सापेक्ष या अपेक्षित त्रुटि आती है। ठीक है, चाहे गुणन की संक्रिया हो चाहे भाग की संक्रिया हो। साथ में कोई हमें ये बोल दे कि भाई आप इसके लिए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो आप ये जानते हो कि अपेक्षित त्रुटि को यदि आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो त्रुटि है वो प्रतिशत त्रुटि भी बन जाती है। तो इसी से आप प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर पाओगे। उसके लिए आपको केवल करना क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आप आसानी से प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर पाओगे। तो गुणन और भाग के लिए जो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला है वो ये रहने वाला है। इस दैट क्लियर, ये अपेक्षित त्रुटि होगा और ये प्रतिशत त्रुटि का बन जाएगा। जो आपने घात के कारण देखा था, घात के कारण त्रुटि कैसे ज्ञात की थी, ठीक यही सिस्टम था। डेल एक्स बटे एक्स इज इक्वल, बस थोड़ा सा अंतराल ये था कि उसमें जो घात थी वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि एन डेल ए अपॉन ए प्लस एम डेल बी अपॉन में बी। ओके, सो ये घात के कारण बन गया। तो ये भी एक प्रकार की अपेक्षित त्रुटि है, क्योंकि ये औसत मान जो डेल एक्स है यहाँ पे त्रुटियों, परम त्रुटियों का औसत मान बटे इसका माध्यमान निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपेक्षित त्रुटि। और कोई ये कह दे कि घात के कारण आप प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, तो आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये प्रतिशत त्रुटि भी निकल के आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम निकल के आ चुका है। तो अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि दोनों आप एक साथ ज्ञात कर पाओगे। अब इन चीज़ को आप, इस फॉर्मूलों को आप या त्रुटियों को आप एक फॉर्मूला एग्जाम्पल के तौर पे समझने वाले हो। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि अपने पास एक पहला क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोध R बराबर V बटे आई, जहाँ V का मान 100 + -5 वोल्ट तथा I का मान 10 ± 0.2 एम्पियर है। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रतिशत त्रुटि पूछा गया है। मैं आपको यहाँ प्रतिशत त्रुटि बताने के साथ साथ अपेक्षित त्रुटि भी एक एक्स्ट्रा से बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हमसे कोई ये बोल देता कि आप अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करो, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि संक्रिया कौन सी लगेगी। आपको प्रतिरोध का ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध आपको समझ में आ रहा है कि ये भाग वाली संक्रिया यहाँ पे हमें नजर आ रही है, यानी कि हमें वोल्टता वाले में धारा वाले का भाग लगाना है। तो संक्रिया जो भाग की संक्रिया है उस केस में अपेक्षित त्रुटि के लिए ये फॉर्मूला और प्रतिशत त्रुटि के लिए ये फॉर्मूला। तो आप यदि अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करना चाहते हो, डेल एक्स बटे एक्स इज इक्वल प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी से ज्ञात कर पाओगे। अब यहाँ पे डेल ए और ए क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ए और बी नहीं है, यहाँ पे ए और बी की बजाय वी और आई है। तो यही फॉर्मूला ए के स्थान पे तो आप वी हो जाएगा और बी के स्थान पे क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो होगा वो कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो ये अपेक्षित त्रुटि निकल के आ जाएगी। यहाँ पे डेल वी कौन है, आप सूत्र के आधार पर देखोगे तो v का मान 100 ± 5 है, तो 100 यहाँ पे v का मान होगा और 5 यहाँ पे डेल v का मान होगा। तो यहाँ पे डेल v कितना बनेगा, 5 वोल्ट। तो बच्चों डेल i कितना बनेगा, 10 तो i का मान होगा, और डेल i है वो 0.2 एम्पियर होगा। इज दैट क्लियर। तो v कितना है 100, i कितना है 10, डेल v कितना है 5 और डेल i कितना है 0.2। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दोगे, डेल v बटे v, अपेक्षित त्रुटि निकल के आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से।
तो आपके लिए ये प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा? डेल एक्स बटे एक्स इंटू 100 का मान आएगा कैसे? प्लस माइनस डेल वी है जी 5, वी का मान है जी 100, गुणा में आ गया 100 प्लस डेल आई का मान 0.2, आई का मान 10, गुणा में आ गया 100, ये मान प्रतिशत में निकल के आएगा। इधर भी ये प्रतिशत में मान निकल के आ रहा है। तो डेल एक्स बटे एक्स इंटू 100 प्रतिशत में मान कितना आएगा? ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, कुल मिलाकर के प्रतिशत में आ जाएगा। और डेल एक्स बटे एक्स इंटू 100 प्रतिशत में मान आ जाएगा कितना? 7%। यानी कि और यहाँ पे जो x है ना, x के स्थान पे यहाँ पे r है। क्या है जी? r है। तो कुल मिलाकर के जो फाइनली ये सभी जगह x के स्थान पे r होगा, तो आपके लिए जो प्रतिरोध का मान आएगा प्रतिशत त्रुटि प्रतिरोध में, उसका मान 7% निकल के आएगा। यदि आपेक्षिक त्रुटि की बात करते उस केस में आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, बच गई जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि बन जाता है। सो आगे अपने इसी टॉपिक को थोड़ा और क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चन लेकर के उसको समझने वाले हैं कि आगे किस प्रकार से उसका मान बनेगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये है कि R1 दे रखा है 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 दे रखा है 100 प्लस माइनस 4 ओम। इन दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ना है। यानी कि अपने पास दो प्रतिरोधक हैं R1 और R2 वैल्यू के, इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। और सूत्र कौन सा काम में लेना है वो साथ में दे रखा है कि श्रेणी संयोजन के लिए जब आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो R बराबर R1 प्लस R2, और समांतर क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, और साथ में डेल r डैश बटे r डैश का स्क्वायर इज इक्वल डेल r1 बटे r1 स्क्वायर प्लस में डेल r2 बटे r2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले काम में लेने हैं। कहने का मतलब सबसे पहले अपने बात करेंगे श्रेणी संयोजन की। तो श्रेणी संयोजन में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। कौन से संयोजन के लिए? श्रेणी संयोजन के लिए, जिसके लिए आपको बच्चों ये फॉर्मूला काम में लेना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, योग की संक्रिया हमें नजर आ रही है, तो तुल्य प्रतिरोध R, योग की संक्रिया में आप जानते हो कि त्रुटियां वगैरह कैसे संयोजित होती हैं। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 करना है, तो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 100 प्लस माइनस 3 R1 हो गया, प्लस R2 का मान कितना है? 200 प्लस माइनस 4 है। तो इनको जोड़ने का तरीका कैसे होता है कि सिंपल योग करना है तो भाई R1 में से R2 जोड़ देते हो तो 100 प्लस 200 ये ऐसा बन जाता है 100 प्लस 200। मैं सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। अब त्रुटियां कैसे योग होती हैं, जुड़ती हैं भाई, चाहे योग के कारण त्रुटि देखो चाहे घटाव के कारण त्रुटि देखो, त्रुटियां हमेशा और हमेशा योग से निकल के आएंगी। तो भाई ये कितना बन जाएगा? 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये तो मान निकल के आ जाएगा परिणामी प्रतिरोध किसके लिए? श्रेणी संयोजन के लिए। सिंपल सी बात थी, योग कर दिया हमने, त्रुटियां अलग ऐड हो गई और इसके जो एग्जैक्ट मान थे वो अलग ऐड हो गए। बात आती है समांतर संयोजन की कि आप समांतर क्रम संयोजन के लिए किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो थोड़ा सा इस चीज को गौर से देखना। समांतर संयोजन के लिए बच्चों आपको एक तो ये फॉर्मूला लेना है जो कि इसकी वास्तविक वैल्यू देगा, और त्रुटि ज्ञात करने के लिए आपको ये वैल्यू ये फॉर्मूला काम में लेना है। ओके, तो 1/r डैश 1/r डैश इज इक्वल 1/r1 1/r1। R1 की वैल्यू यहाँ पे 100 होगी, डेल R1 का मान 3 होगा, R2 की वैल्यू यहाँ पे 200 है और डेल R2 का मान यहाँ पे 4 है। तो डेल R1 तो यहाँ पे 3 ओम है, डेल R2 यहाँ पे 4 ओम है, R1 यहाँ पे 100 ओम है और R2 यहाँ पे 200 ओम है। इस पाठ्यांक को आप यूज में लोगे। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बात क्या बन जाएगी? 1/r1, R1 कितना है जी? 100 है, प्लस 1/r2 बोलना है, R2 कितना है यहाँ पे? 200 है। इसको आप सोल्व करोगे तो 1/r डैश ये बन जाएगा 200 लघुत्तम आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 2 + 1 3। इसको रिवर्स कर दो, 200/3 यानी कि 66.7 ओम। R डैश समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। अभी त्रुटि बाकी है, देखो यहाँ पे मान भी है और त्रुटि भी है। यहाँ समांतर क्रम में केवल मान निकल के है, त्रुटि और ज्ञात करनी है। त्रुटि ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, डेल R डैश बटे वाला ये सिस्टम। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप एक बार मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ कि ये है डेल R डैश बटे R डैश का स्क्वायर इज इक्वल
डेल R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 बटे R2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने है, वैल्यू पुट कर दो, गुणा भाग सभी जानते हो, तो क्या बन जाएगा, डेल R डैश निकल के आ जाएगा, यानी कि R डैश के पाठ्यांक में त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो क्या करोगे, R डैश का स्क्वायर है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, सामने जाए क्योंकि ये भाग में बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि डेल R1 बटे R1 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा R डैश का स्क्वायर प्लस डेल R2 बटे R2 का स्क्वायर, गुणा में साथ में क्या आ जाएगा, ये R डैश का स्क्वायर। ऐसा कुछ हो गया, R डैश का भी स्क्वायर है, R1 का भी स्क्वायर है, तो क्यों नहीं दोनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर लगा दी जाए, तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा। तो डेल R1 यहाँ से अलग बच जाएगा और R डैश और R1 के ऊपर आप एक साथ स्क्वायर लगा दोगे। इसी प्रकार R डैश की स्क्वायर भी है और R2 की स्क्वायर भी है, तो क्यों ना इन दोनों पे भी एक साथ स्क्वायर लगा दी जाए। तो R डैश का स्क्वायर और साथ में R2 का भी स्क्वायर आप कंबाइन स्क्वायर लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो अपने पास फॉर्मूला था उसको हमने इस रूप में ले लिया है। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और अपना मान है वो निकल के आ जाएगा। तो इसका मान कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट कर दें, डेल R डैश इज इक्वल, डेल R1 कितना है, डेल R1 है बच्चों 3, R डैश का मान कितना है 66.7 बटे R1 कितना है, R1 है 100, स्क्वायर करना है, प्लस डेल R2 कितना है, डेल R2 यहाँ पे 4 है, R डैश कितना है, R डैश है यहाँ पे 66.7, R2 कितना है, R2 यहाँ पे है 200, उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो कुल मिलाकर के जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे और मान ज्ञात करोगे तो भाई इसका मान आ जाएगा 1.8 ओम, ये आ जाएगी R डैश में त्रुटि। अतः परिणामी मान की जब भी बात करोगे तो R डैश कितना बनेगा, R का मान तो था 66.7 प्लस माइनस उसके त्रुटि आ गई थी 1.8, तो कुल मिलाकर के R डैश का जो परिणामी मान आ गया वो 66.7 प्लस माइनस 1.8, तो ये त्रुटि हो गई R डैश में और ये R डैश का मान हो गया। तो समांतर क्रम के लिए जो परिणामी मान है वो इस प्रकार से बनने वाला है। अब अपनी बात कर लेते हैं, घात का क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, घात वाली त्रुटि आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि z बराबर a की घात 4 b की घात 1/3 बटे c की पावर 1 है, यहाँ पे d की पावर 3 बटे तो है, तो z में अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करो, ऐसा अपने पास एक क्वेश्चन है। तो ये जो त्रुटियां हैं वो घात के रूप में हमें नजर आ रही है। तो घात के रूप में त्रुटियां आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला ये बनता है कि डेल z बटे z इज इक्वल, सूत्र क्या था, यहाँ पे था n डेल a अपॉन a प्लस माइनस, या यूँ कह लो यहाँ पे प्लस है तो बाहर प्लस माइनस ले लेंगे, m डेल b अपॉन b, ये अपने पास एक फॉर्मूला था। यहाँ पे 4 संख्याएं हैं a b c d, तो ये ए बी के स्थान पे ये ए बी सी डी इस प्रकार से आ जाएंगी। मतलब समझ में आई बात की घात पहले होगा और फिर उसकी अपेक्षित त्रुटि आ जानी है। तो यहाँ पे आपको एक संख्या दिखाई दे रही है ए, तो ए में आप त्रुटि मान लो डेल ए, बी में त्रुटि मान लो डेल बी, सी में डेल सी और डी में डेल डी आपने त्रुटि मान ली और उसके मान जो हैं वो ए बी सी डी है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू है। यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, हमें इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं दे रखा है जैसे कि 2 4 5 7 15 20 ऐसा नहीं दे रखा है, सिर्फ उसकी हमें एक वैल्यू दे रखी है। आप इस सूत्र की सहायता से जब आप मान ज्ञात करने बैठोगे तो डेल जेड बटे जेड इज इक्वल क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। सबसे पहले आप पहली संख्या को देखो, केवल घात है वो पहले मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। अब आता है डेल के पदों में वैल्यू, फिर उसका एग्जैक्ट मान, तो ए के लिए डेल के पदों में वैल्यू आएगी डेल ए, तो ये बन जाएगा डेल ए, फिर उसका एग्जैक्ट मान ए आ जाएगा। अब आप बी को देखिए, प्लस करना है, गुणा ए और बी गुणा में है, गुणा में त्रुटियां प्लस के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो बी के लिए आप क्या करोगे, जो घात है वो पहले आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे घात का फॉर्मूला अपने पास बनता है, फिर डेल बी अपॉन बी हो जाएगा, फिर अपने बटा वाली संख्या है, बटा वाली संख्या तो भी कोई बात नहीं, अपेक्षित त्रुटियां योग से ही निकलती हैं। तो यहाँ पे सी के स्थान पे क्या करोगे, सबसे पहले घात घात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेल सी बटे सी बन जाएगा। फिर साथ में डी है, तो डी की घात है वो घात पहले आ जाती है, मल्टीप्लाई होती है और बाद में डेल डी अपॉन डी बन जाता है। तो इसके लिए जो मान है वो इस प्रकार से निकल के आता है। यहाँ पे सीधा वैल्यू ए बी सी डी दे रखा है, यदि यहाँ पे कुछ और मान दिया गया होता आंकड़ों का तो आप ए बी सी डी के स्थान पर कुछ आंकड़े वो पुट कर लेते, फिर गुणा भाग करते तो फाइनल मान निकल के आ
जाता। तो घात की त्रुटियां हैं वो इस प्रकार से अपने निकलने वाली हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। तो कहने का मतलब कि त्रुटियों का संयोजन है वो डेरिवेशन के हिसाब से भी, न्यूमेरिकल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, हो सकता है एग्जाम में 2 या 3 बार क्वेश्चन जरूर आ जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।